नमस्कार। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा आइडिया जो 1500 साल पुराने सच को सीधी चुनौती दे दे। एक ऐसा आइडिया जो पूरी की पूरी इंसानियत को ब्रह्मांड के सेंटर से उठाकर कह दे कि नहीं, आप साइड में हैं। आज हम उसी इंसान की कहानी जानने वाले हैं जिसने ये कर दिखाया था, निकोलस कोपरनिकस। तो चलिए उनकी दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। सोचिए जरा, 1500 साल, ये कितना लंबा वक्त होता है। इतनी पीढ़ियों तक एक ही सच दोहराया गया, एक ही आइडिया पर सबने यकीन किया। ये सिर्फ कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं थी, नहीं, ये तो एक ऐसा विश्वास बन चुका था जिसकी नींव हिलाना नामुमकिन सा लगता था। उस वक्त ये माना जाता था कि हमारी पृथ्वी अपनी जगह पर एकदम स्थिर है और सूरज, चांद, सारे ग्रह, तारे, मतलब सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ हमारे चक्कर लगा रहा है ना। मतलब ये एक बड़ा ही कह सकते हैं आरामदायक और इंसान को सेंटर में रखने वाला विचार था कि भाई हम ही तो हैं इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र। और यहीं से उठता है वो एक सवाल, एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, एक ऐसा सवाल जिसे पूछने की हिम्मत उस वक्त बहुत ही कम लोगों में थी। और जानते हैं, इसी एक सवाल से हमारी आज की ये कहानी शुरू होती है। देखिए, अगर हमें ये समझना है कि कोपरनिकस का आइडिया वाकई में कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी था, तो उसके लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा, उस ब्रह्मांड को जिसे वो चुनौती देने वाले थे। और यकीन मानिए, वो एक ऐसा ब्रह्मांड था जो आज हमें बहुत ही अजीब लगेगा। ये था जियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी भूकेंद्रीय सिद्धांत। इसे क्लॉडियस टॉलेमी ने बहुत पॉपुलर किया था। और ये मॉडल क्या कहता था? ये कहता था कि पृथ्वी एकदम स्थिर है और वही इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर है। पर देखिए, ये सिर्फ कोई एस्ट्रोनॉमी का सिद्धांत भर नहीं था। नहीं, ये तो चर्च की शिक्षाओं का और उस समय की पूरी वर्ल्ड व्यू का, मतलब सोच का आधार था। और फिर इसी दुनिया में, इसी सोच के बीच एक नए विचारक का उदय हुआ। एक ऐसा इंसान जो सदियों से चले आ रहे सच पर सवाल उठाने से बिल्कुल नहीं डरता था। निकोलस कोपरनिकस। इनका जन्म हुआ था पोलैंड के टोरून शहर में, एक व्यापारी के परिवार में। लेकिन जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो इनकी परवरिश की इनके अंकल ने, जो कि एक बहुत ही पावरफुल बिशप थे। अब इसी बैकग्राउंड की वजह से उन्हें एक बेहतरीन शिक्षा मिली और कह सकते हैं दुनिया को एक अलग नजर से देखने का मौका भी मिला। लेकिन एक बात समझनी होगी, कोपरनिकस सिर्फ कोई एस्ट्रोनॉमर नहीं थे। वो एक मैथमेटिशियन थे, एक डॉक्टर थे, चर्च के एक अधिकारी थे, और तो और एक इकोनॉमिस्ट भी थे। मतलब एक असली पॉलीमैथ। और शायद ज्ञान की यही चौतरफा समझ उन्हें वो हिम्मत देती थी कि वो ऐसे सवाल पूछ सकें जो उस वक्त कोई और नहीं पूछ पा रहा था। तो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए और अपनी दशकों की रिसर्च के बाद कोपरनिकस ने एक ऐसे आइडिया को जन्म दिया। एक ऐसा आइडिया जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये था हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, या सूर्य केंद्रित सिद्धांत। एक ऐसा क्रांतिकारी मॉडल जिसमें यूनिवर्स का सेंटर पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज था। और हमारी पृथ्वी, वो तो बस एक ग्रह थी जो अपनी एक्सिस पर घूमती थी और सूरज के चक्कर लगाती थी। सोचिए, एक ही झटके में इंसानियत ब्रह्मांड के सेंटर स्टेज से हटकर ऑडियंस में जा बैठी। और इन दोनों मॉडलों में जमीन आसमान का फर्क था। जहां टॉलेमी का जियोसेंट्रिक मॉडल बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, जिसमें ग्रहों के रास्ते बड़े उलझे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ कोपरनिकस ने सूरज को सेंटर में रखा, पृथ्वी को घुमाया और ग्रहों के ऑर्बिट्स को कहीं ज्यादा सिंपल और एलिगेंट बना दिया। और ये थियोरी कितनी पावरफुल थी, इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखिए। इसने रेट्रोग्रेड मोशन की पहेली को सुलझा दिया। रेट्रोग्रेड मोशन मतलब कभी कभी आसमान में ऐसा लगता है कि प्लैनेट्स आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। कोपरनिकस ने समझाया कि ये तो बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक धोखा। और ये होता है हमारी पृथ्वी की अपनी मूवमेंट के कारण। मतलब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नहीं थी, हमारा देखने का नजरिया ही गलत था। लेकिन देखिए, इतना बड़ा, इतना क्रांतिकारी आइडिया, इसे दुनिया के सामने रखना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये एक ऐसी क्रांति थी जो कई दशकों तक बस खामोशी में ही पनपती रही। कोपरनिकस के जीवन भर की जो मेहनत थी, वो 1543 में एक किताब की शक्ल में सामने आई। नाम था डे रेवोल्यूशनिबस ऑर्बियम कोलेस्टियम। और इसी किताब के अंदर सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद था। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनका ये सिद्धांत चर्च की शिक्षाओं से सीधे सीधे टकराता था, क्योंकि चर्च की टीचिंग्स के मुताबिक पृथ्वी और इंसान ईश्वर की बनाई इस दुनिया के केंद्र में थे।
तो ऐसे में अपने ग्रह को केंद्र से हटा देना एक तरह से ईश्वर के बनाए सिस्टम पर ही सवाल उठाना था, और ये उस जमाने में एक बहुत बहुत बड़ा खतरा था। और इसी डर से कि लोग मजाक उड़ाएंगे, कि चर्च उन पर विधर्मी होने का आरोप लगा देगा, कोपरनिकस ने अपनी किताब को छापने में दशकों की देरी कर दी। और एक कहानी ये भी है कि उन्हें इस किताब की पहली प्रिंटेड कॉपी तब मिली जब वो अपने डेथ बेड पर थे। सोचिए, जिस इंसान ने इतनी बड़ी क्रांति की शुरुआत की, वो उसके नतीजों को कभी अपनी आंखों से देख ही नहीं पाया। भले ही कोपरनिकस अपनी इस क्रांति को देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, लेकिन उनके आइडिया का बीज बोया जा चुका था, और इसी एक आइडिया ने साइंस के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत की। उनके काम ने जिस बड़े बदलाव को जन्म दिया, उसे आज हम सब कोपरनिकन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी में आया बदलाव नहीं था, नहीं, ये तो हमारी पूरी साइंटिफिक सोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट था। एक ऐसा बदलाव जिसने पुरानी परंपराओं को चुनौती दी और मॉडर्न साइंस की नींव रखी। इसे ऐसे समझिए कि कोपरनिकस ने वो पहला डोमिनो गिराया था। अगर उनकी थ्योरी नहीं होती तो शायद गैलीलियो अपने टेलीस्कोप से सबूत नहीं जुटा पाते। अगर गैलीलियो के ऑब्जर्वेशंस नहीं होते तो केपलर प्लैनेटरी मोशन के नियम नहीं बना पाते, और इन सब के बिना न्यूटन कभी भी लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन तक नहीं पहुंच पाते। ये डिस्कवरी की एक पूरी चेन थी जिसकी पहली कड़ी कोपरनिकस थे। सिर्फ एक आइडिया, सिर्फ एक ऐसा आइडिया जिसने ब्रह्मांड में इंसान की जगह को सेंटर से हटाकर कई ग्रहों में से बस एक बना दिया। इसने हमें विनम्र बनाया और साथ ही साथ इस विशाल ब्रह्मांड को समझने की हमारी प्यास को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। आज का जो मॉडर्न साइंस है, चाहे हमारे सैटेलाइट्स हों या स्पेस एक्सप्लोरेशन, वो सब उसी नींव पर खड़ा है जो कोपरनिकस ने करीब 500 साल पहले रखी थी। असल में जब भी हम स्पेस में कोई रॉकेट भेजते हैं तो एक तरह से हम कोपरनिकस के काम को ही तो आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो आखिर में कोपरनिकस की ये कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है कि जो मान्यताएं चली आ रही हैं उन पर सवाल उठाने की हिम्मत रखो, सबूतों के आधार पर सच की खोज करो और अपने ज्ञान से दुनिया को देखने का नजरिया बदलो। क्योंकि जैसा कोपरनिकस ने हमें दिखाया, कभी-कभी सिर्फ अपना देखने का नजरिया बदलने से ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड बदल जाता है।